दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में तेन शाओ की मॉम लिंची से कहती हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम्हें अपनी कजन को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा को तेन शाओ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ये बात सुनकर लिंची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इतने में इन दोनों की कॉफी आ जाती है। लिंची तेन शाओ की मॉम से कहती है कि आप बैठकर कॉफी पिए क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि मैं आपको कॉफी के लिए कंपनी दूं। ये कहकर लिंची यहाँ से चली जाती है। अब लिंची वापस आने के बाद तेन शाओ की मॉम की बातों के बारे में सोच रही होती है। लिंची को ये बात बहुत ज्यादा चुभ रही होती है कि इसके ग्रैंडपा के लिए तेन शाओ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब लिंची को उसके डैड की कॉल आती है जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो लिंची कहती है कि हाँ डैड मैं ठीक हूँ। लिंची के डैड कहने लगते हैं कि मैंने न्यूज देखी है और लिंची से कहते हैं कि मैं कुछ 1000 टन व्हाइट रेडिश खरीद सकता हूँ। इसके डैड कहते हैं कि मैं हर चीज में तुम्हारी मदद करूंगा। लिंची तो कुछ भी नहीं कह रही होती तो इसके डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई हो कि अब रोने वाली हो। और वाकई में ऐसा ही होता है। लिंची अपने डैड से कहती है कि डैड आप इतने नाइस क्यों हैं। डैड इसके इस बात का जवाब नहीं देते और इससे कहते हैं कि तुम जाकर काम करो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देते हैं। अब दो एम्प्लॉयज हाउसिंग में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। यहाँ पर शाओ आता है जिससे ये एम्प्लॉय पूछने लगता है कि तुम तो इंटरनेट डिपार्टमेंट से हो तो फिर तुम्हारा इंटरेक्शन लिंची से कैसे हो सकता है। तो शाओ कहता है कि एक दफा लिंची ने मेरी कंप्लेन की थी। ये शाओ से पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो शाओ बताने लगता है कि मैंने कंपनी के इंटरनेट को अपग्रेड करना था लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि लिंची मीटिंग रूम में बैठकर काम कर रही है। इस अपग्रेड की वजह से इंटरनेट बंद हो गया था और लिंची जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो भी रुक गई थी। ये कहने लगता है लेकिन हर महीने कंपनी का इंटरनेट तो रात 12 बजे अपग्रेड होता है ना। शाओ कहता है कि मुझे जाना था जल्दी क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, इसीलिए मैंने इंटरनेट अपग्रेड 3 घंटे पहले ही कर दिया था। दूसरा एम्प्लॉय कहने लगता है कि शाओ की इस गलती की वजह से इसका 3 महीने का बोनस लिंची की वजह से कट गया था। ये कहता है कि तुम्हें ये बात जाकर लिंची को एक्सप्लेन करनी चाहिए थी ना। शाओ कहता है कि मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन उसने मुझे कहा कि काम और पर्सनल मैटर्स को अलग रखा जाता है। ये सुनकर ये कहने लगता है कि फिर तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तुम तो इसको लिंची से बदला लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस बात पर शाओ बहुत खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ लिंची अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही होती है। आज इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से 2 मेंबर्स आए होते हैं जो कि लिंची से कहते हैं कि अगर गलती हाशिम की हुई तो हमें उस यूएस कंपनी को फाइन के तौर पर उनकी कॉस्ट से डबल पैसे देने होंगे। लिंची कहने लगती है कि हम सब ने अपनी ईमेल्स को चेक किया लेकिन हमें थर्ड कंपैरिजन टेबल रिसीव ही नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पिक्चर खुद से क्रिएट की गई हो। लेकिन टियान कहता है कि मैंने इंटरनेट डिपार्टमेंट से चेक किया है, फोटोशॉपिंग के मुझे कोई भी सुराग नहीं मिले। इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर कहने लगता है कि अब चूंकि हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ है, बेहतर यही होगा कि हम यूएस कंपनी के साथ नेगोशिएट कर लें। लिंची कहती है कि फिर तो ऐसा ही लगेगा ना कि हमारी गलती है। जो फीमेल मेंबर होती है वो कहने लगती है कि पब्लिक ओपिनियन हाउसिंग के बारे में खराब से खराब होता जा रहा है और पूरी इंडस्ट्री हाउसिंग को क्रिटिसाइज कर रही है कि वो टॉप ट्रांसलेशन कंपनी होते हुए इस तरह की गलती कैसे कर सकती है। लिंची ये सुनकर कहने लगती है कि हाउसिंग एक स्टेटमेंट रिलीज करेगा कि अगर गलती हाउसिंग की हुई तो हाउसिंग इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तेन शाओ कहती है कि यूएस कंपनी क्या कह रही है। तो ये बताने लगता है कि यूएस कंपनी 5 साल की ट्रांसलेशन सर्विस मुफ्त में मांग रही है और इसके साथ हमें उन्हें डबल पैसे देने होंगे और सोशल मीडिया पर हमें उनसे माफी भी मांगनी होगी। टियान ये सुनकर कहने लगता है कि ये तो नाइंसाफी है। तो ये कहने लगता है कि उनके पास इस बात का पूरा सबूत है कि उन्होंने तुम लोगों को वो मेल भेजी थी, अब तुम लोगों को वो मेल रिसीव नहीं हुई या तुम लोगों से खुद ही डिलीट हो गई है। तो हम स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम वो देख लेंगे। अब लिंची और तेन शाओ को एक साथ कॉल आती है और ये कॉल इन दोनों के घर से होती है। ये कॉल सुनने के बाद लिंची और तेन शाओ अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाती हैं। लिंची ग्रैंडपा से कहती है कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तेन शाओ की मॉम कहती है कि ग्रैंडपा ने तुम लोगों को एग्रीकल्चरल ट्रेड एग्जीबिशन के बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है। लिंची कहती है कि हमारी बात हो तो चुकी है, अब आप क्या चाहती हैं। ये बात सुनकर तेन शाओ और ग्रैंडपा हैरान होते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम लिंची से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर तेन शाओ की मॉम शर्मिंदा सी हो जाती हैं। अब ग्रैंडपा इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोगों ने इस मसले के बारे में क्या सोचा है। लिंची कहती है कि आपने सब कुछ अरेंज तो कर लिया है। तेन शाओ कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो लिंची कहती है कि चूंकि इस फैमिली में मेरी और मेरी फैमिली की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसी वजह से मेरी रेपुटेशन तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मुझे तेन शाओ की रेपुटेशन को बचाना होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो। लिंची कहती है कि मैं तेन शाओ का ब्लेम ले सकती हूँ लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। तेन शाओ की मॉम कहती है कि क्या। लिंची कहती है कि आप मेरी मॉम को कॉल करके यहाँ पर बुलाएंगी और उनसे माफी मांगेंगी। ग्रैंडपा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। ये देखकर लिंची कहती है कि ऐसा दिखाई देता है कि डिस्कशन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये जाने लगती है तो तेन शाओ की मॉम लिंची को रोक लेती हैं और ग्रैंडपा से कहती हैं कि आप कुछ कहें ना। तेन शाओ अपने ग्रैंडपा से कहने लगती है कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज मैं थी, इसीलिए
इसलिए अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगी। ये सुनकर इसकी मॉम कहने लगते हैं कि तेन शॉशॉ तुम अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। लिंची कहती है कि जो तुम्हारा लेवल है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्वालिफाई नहीं करती। तेन शॉशॉ कहती है कि अगर यही बात है तो फिर तुम भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। लिंची कहती है लेकिन अपनी मॉम के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। लिंची कहती है कि जब मैं इस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनी थी तो मैंने ये वादा किया था कि तुम सब लोगों को अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और बाकी जो कोई भी मसला होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी, इसीलिए मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं कर रही। ये कहकर लिंची जाने लगती है तो तेन शॉशॉ ग्रैंडपा से कहती है कि गलती मेरी है तो मैं ही मिस्टर ज़ांग से जाकर अपोलोजाइज कर लूंगी। तो लिंची कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों कोलीग्स भी हो और बहनें भी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों ही बहादुरी से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर लेना चाहती हो। इसलिए ग्रैंडपा इन दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। अब ग्रैंडपा इनको बताने लगते हैं कि जब मैं काम किया करता था तो मैंने एक एग्जीबिशन में सिर्फ एक लफ्ज की ट्रांसलेशन गलत कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया था। मैंने अपने मेंटोर को बता दिया था कि मेरी गलती है, इसीलिए मुझे ऑफिस का रफ काम दिया जाता था, लेकिन उस टाइम पर मैंने अपने आप से कहा कि मैं इस तरह की गलती सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही दफा कर सकता हूँ और मैंने अपनी ट्रांसलेशन को उस टाइम पर इम्प्रूव किया। लिंची कहती है कि फिर मैं भी गिरकर दोबारा खड़ी हो सकती हूँ। तो तेन शॉशॉ कहती है कि मैं भी। ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम दोनों ये कर सकती हो। तेन शॉशॉ की मॉम ग्रैंडपा से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं मिस्टर ज़ांग के किसी भी फैसले में इंटरफेयर नहीं करूंगा और जो भी फैसला होगा वो इन दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। अब तेन शॉशॉ और लिंची जब वापस जा रही होती है तो तेन शॉशॉ लिंची से अपनी मॉम के लिए सॉरी कहती है। तो लिंची कहती है कि तुम और तुम्हारी मॉम अलग हो, इसलिए तुम्हें उनके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तेन शॉशॉ कहती है कि नतीजा जो भी हुआ मैं उम्मीद करती हूँ उससे हमारा रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं होगा। लिंची कहती है कि आखिर हमारा रिलेशनशिप है क्या। तो तेन शॉशॉ कहती है कि हम फैमिली हैं। लिंची कहती है कि तुम फैमिली की बात सिर्फ टियान की वजह से कर रही हो ना। ये सुनकर तेन शॉशॉ कहती है कि अब मैं चलती हूँ। ये कहकर ये चली जाती है। इसको जाता हुआ देखकर लिंची कहती है कि ये और टियान एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ग्रैंडपा तेन शॉशॉ की मॉम के पास आकर कहने लगते हैं कि तेन शॉशॉ और लिंची दोनों ही इस फैमिली की अच्छी बच्चियां हैं, इसीलिए मैं किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अब लिंची जब रात में घर आती है तो टेरेस पर खड़ा होकर ये चंग किसी से बात कर रहा होता है कि वो ये जो सारी रेडिश है वो खरीद लें, इसके बदले में यूं ही इनके बिजनेस को बूस्ट करने में इनकी मदद करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चंग जू हाउ चोंग बात कर रहा होता है। वो इस डील के बारे में सुनकर काफी खुश होती है और कहती है कि मैं कल बात करके तुम्हें इसका जवाब देती हूँ। लिंची ने भी इसकी सारी बातें सुन ली होती है और कहने लगती है कि क्या वो इस डील के लिए मान जाएंगे। तो ये चंग कहता है कि हाँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी डील है, उन्हें भी इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहते हैं। लिंची कहती है कि चीजें इतनी आसान नहीं जितनी दिखाई देती हैं। तो ये चंग कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, मैं यहीं पर हूँ। लिंची ये चंग से कहती है कि मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। ये चंग इसको अपने पास आने के लिए कहता है और लिंची भी फौरन से ये चंग के पास उसको हक करने के लिए आ जाती है। अगली सुबह लिंची जैसे ही कंपनी पहुँचती है तो चंग याओ इसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। कहता है कि मिस्टर ज़ांग ने हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। लिंची पूछती है कि वो किस लिए। चंग याओ कहता है कि एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन ने अपनी ऑफिशियल साइट पर ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो हाउसिंग के साथ और कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। अब ये लोग मीटिंग में आ जाते हैं। मिस्टर ज़ांग बहुत गुस्से में होते हैं कि हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस गलती की वजह से खत्म हो गया है। लिंची कहती है कि मैं एग्जीबिशन के चेयरमैन यान से खुद बात करूंगी। तो मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्योंकि योंगयुन के मिस्टर बाओ ने हमारी जगह पहले ही ले ली है। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि तुमने खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुमने जो स्टेटमेंट जारी की थी उसकी वजह से तो वो और गुस्सा हो गए। लिंची से कहते हैं कि इस दफा तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। चंगिया मिस्टर ज़ांग से कहते हैं कि इसमें लिंची का तो कोई कसूर नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो तीसरा टेबल कहाँ पर गुम हो गया है। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि कल से लिंची के डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट को लू देखेगा। ये कहकर मिस्टर ज़ांग यहाँ से चले जाते हैं। लिंची सबसे कहती है कि जब तक हेडक्वार्टर से हमारे लिए कोई सजा नहीं आ जाती तब तक तुम लोग ब्रेक पर हो। अब लिंची जैसे ही बाहर आती है तो बहुत सारे रिपोर्टर्स इसका इंतजार कर रहे होते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि अब आपकी इस गलती पर आपको कंपनी से क्या सजा दी जाएगी। लिंची किसी भी रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं दे रही होती और यहाँ पर चंचाओ भी लिंची से सवाल पूछने के लिए आ जाती है। चंचाओ से पूछती कि क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रही ये सब करने के बाद। तो लिंची कहती है कि हाउसिंग की ऑफिशियल स्टेटमेंट का आप सब लोग इंतजार कीजिए, मैं आपको पर्सनली इस बात का जवाब नहीं दे सकती। ये कहकर लिंची जाना चाह रही होती है लेकिन रिपोर्टर्स ने इसको घेरा होता है, इसलिए लिंची निकल ही नहीं पा रही होती। अब चंचाओ अपने व्यूअर से कहने लगती है कि लिंची बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है लेकिन अभी भी वो हमारे सभी सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रही। इस पूरी इंडस्ट्री में कोई भी लिंची की साइड नहीं ले रहा। ये आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि यहाँ पर ये चंग आ जाता है। ये चंग चंचाओ को आगे कुछ भी कहने से रोक देता है। ये चंग लिंची के पास जाता है और सभी को साइड पर करते हुए लिंची को यहाँ से लेकर जाने लगते तो सभी रिपोर्टर्स ये सवाल करने लगते हैं कि ये चंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये चंग इन सबसे कहता है कि मेरे लॉयर के लेटर का इंतजार कीजिए। ये कहकर ये चंग लिंची को यहाँ से ले
चाहता है। इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।